हेलो। आवाज़ आया? कमेंट कर दो एक बार। ठीक। चलिए ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम के नियम का निगमन, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, है ना। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े थे? गतिशीलता पढ़े हैं, है ना। ओम के नियम पढ़ चुके हैं, है ना। और ओम के नियम के लिए क्या क्या शर्तें हैं ये हो गए हैं, है ना। और क्या पढ़े थे हम लोग? विश्रांति काल पढ़े हैं, है ना। और क्या पढ़े थे? और क्या पढ़े थे? अनुगमन वेग, और उसके लिए व्यंजक हो गया, है ना। डेरिवेशन हो गया है अनुगमन वेग का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। ओम के नियम का निगमन, है ना। चलिए इसके लिए आप लोग चित्र बना लोगे। ये अपने पास क्या है? एक कंडक्टर है, एक चालक है, ठीक है ना। और इस चालक की जो लंबाई है, ठीक है, वो एल है। इस चालक की जो लंबाई है वो क्या है? एल है। और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसके एकांक आयतन पर, है ना, या फिर ऐसे बोलना चाहिए, इसके एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? स्मॉल एन है। ऐसे बहुत सारे इसमें एन है। एन कहने का मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और उसके प्रति एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या है? एन है। और इसके सिरों पर हम लोग क्या करते हैं? भी विभवांतर लगाते हैं। ऐसे चित्र बना सकते हो आप, भी विभवांतर लगाएंगे। और भी विभवांतर लगाने से क्या होता है? इसके अंदर में ई उत्पन्न होता है। ये ई उत्पन्न होगा, जिसके कारण यहाँ पर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके विपरीत साइड में क्या होता है? भी डी अनुगमन वेग से गमन करता है, ठीक है। चलो इसका थ्योरी देख लो, पहले देख लो, है ना। कि मान लेते हैं कोई अपने पास चालक है, कोई अपने पास एक कंडक्टर है, और उसका जो लंबाई लेंथ है वो क्या है? स्मॉल एल है। और उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, वो क्या है? कैपिटल ए है, ठीक है। और उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? स्मॉल एन है, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल एन। जैसे ही हम लोग इसके साइड पर क्या करते हैं? एक पोटेंशियल लगाते हैं, विभवांतर भी लगाते हैं। जैसे ही भी लगाते हैं तो इसके अंदर में क्या हो जाता है? वेक्टर ई उत्पन्न हो जाता है। वेक्टर ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें क्या हो जाता है? जनरेट हो जाता है, ठीक है। थ्योरी समझ में आ रहा है कि अपने पास एक क्या है? कंडक्टर है। उस कंडक्टर का जो लेंथ है वो स्मॉल एल है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? कैपिटल ए है ना। और उसमें उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो क्या है? स्मॉल एन है। जैसे उसके साइड पर, है ना, हम लोग क्या करते हैं? उसके अक्रॉस एंड पर हम लोग क्या करते हैं? पोटेंशियल लगाते हैं, तो उसके अंदर में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? जनरेट हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता चुका हूँ मैं, इज इक्वल टू क्या होता है? भी अपॉन एल, ठीक है। चलो लिखोगे, इसमें लिखोगे, माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल एल, माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल एल, सपोज द लेंथ ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, सपोज द लेंथ ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज स्मॉल एल, हो गया। तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, एंड द एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल ए, एंड द एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज,
कैपिटल ए। हो गया। उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन इट इज स्मॉल n। यदि चालक के सिरों के बीच भी विभवांतर लगाने पर if on applying a potential difference V, if on applying a potential difference V across the ends of the conductor, क्या बोला मैं कि यदि चालक के सिरों के बीच भी विभवांतर लगाया जाता है या भी विभवांतर लगाने पर उसमें स्थापित विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई हो तो, द इलेक्ट्रिक फील्ड established in it is कैपिटल ई। देन यहां तक समझ में आया? थ्योरी में किसी कोई डाउट होना है? अपने पास एक क्या है, चालक तार है और उस चालक तार की लंबाई क्या है, स्मॉल एल है। उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है। ठीक है, और उसके प्रति एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो स्मॉल n है। जैसे ही चालक के सिरों पर हम क्या करते हैं, विभवांतर लगाते हैं, तो उसके अंदर में क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र वेक्टर E क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तब इज इक्वल टू हो जाएगा V/L। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देन इज इक्वल टू V/L, इक्वेशन नंबर 1। नीचे लाइन से लिखना, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग Vd हो तो, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग Vd हो तो, if the drift velocity of free electrons is Vd, then यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग Vd हो तो चालक तार में बहने वाली धारा then the current flowing in the conducting wire। ठीक है, क्या बोला मैं, तब चालक तार में बहने वाली धारा, तो बहने वाली धारा I हो जाएगा। और I का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, NEAVD। पढ़े हो ना, क्या होता है बताओ, NEAVD। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। I इज इक्वल टू क्या होता है, NEAVD। इक्वेशन नंबर हो गया अपना 2। VD का वैल्यू भी जानते हो कि नहीं जानते हो, कल ही पढ़े हो, कल या परसों जो भी है ना। किंतु VD बराबर क्या होता है बताओ, औसत चाल बराबर क्या होता है, VD इज इक्वल टू E टाउ अपॉन M। क्या होता है, E टाउ अपॉन M। VD बराबर क्या होता है, E टाउ अपॉन में M। E का वैल्यू जानते हो, या समीकरण 1 से वैल्यू रख देते हैं, समीकरण 1 से मान रखने पर 1 से वैल्यू रखो, चलो कितना आएगा, VD इज इक्वल टू E और कैपिटल E की जगह हम क्या लिखोगे, V, फिर टाउ
अपॉन में क्या हो जाएगा ml। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक Vd का वैल्यू मिल गया। इस Vd के वैल्यू को हम लोग रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, मतलब समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, चलो 2 में रखो। इसमें I इज इक्वल टू क्या आएगा NE और Vd की जगह में इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा, इंटू कर देता हूँ ना मैं, ई भी टाउ अपॉन में क्या हो जाएगा ml। ठीक है, NEA और वो हो जाएगा इंटू ई भी टाउ अपॉन में क्या हो जाएगा ml हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस भी को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा I अपॉन में भी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा NE² A टाउ अपॉन में क्या हो जाएगा ml। इसका व्युत्क्रम कर दो, पलट दो इसको ना, रेसिप्रोकल करना है इसका, तो क्या हो जाएगा ये v अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NE² A टाउ अपॉन में क्या हो जाएगा ml। ठीक है, v अपॉन आई इज इक्वल टू हो जाएगा NE² A टाउ। उल्टा कर दिया क्या, रुको तो 1 मिनट रुको। आई है, v को इधर लाए है ना, आई ही तो बचा है ना इधर, आई इज इक्वल टू NE² ए भी टाउ अपॉन में ml। ठीक तो है यहाँ तक, फिर v अपॉन आई कर दिए तो आई अपॉन भी। अच्छा मैं इसको पलट नहीं पाया मैं, रुको, ये भी तो पलटेगा ना, थोड़ा गौर करो, व्युत्क्रम कर रहे हैं। पहले मैं क्या किया हूँ, ये आई अपॉन भी है ना, इसको भी अपॉन आई किए तो ये भी हमारा क्या होगा पलट जाएगा, तो ये क्या होगा ml अपॉन में क्या हो जाएगा NE² A टाउ हो जाएगा। v अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ml अपॉन में NE² A टाउ हो जाएगा। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नीचे में लिखना, यदि चालक का ताप नियत है तो, यदि चालक का ताप नियत है तो इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट, इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट, हो गया ml अपॉन NE² A टाउ, इसको लिखो ml अपॉन NE² A टाउ, then the value of ml upon NE² A tau is constant। यदि चालक का ताप नियत है तो ml अपॉन NE² A tau का मान नियत होता है। इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल R। इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल R। जो चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है, जो चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है, विच इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर, विच इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर। हो गया, तो इसी को किससे डिनोट किया जाता है बताओ, ml अपॉन NE² A टाउ है, उसको किससे दर्शा दिया जाता है R से दर्शा दिया जाता है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा R इज इक्वल टू हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा ml अपॉन NE² A टाउ। देखो ml अपॉन NE² A टाउ को हम लोग क्या मान लिए R मान लिए, ठीक है, जो कि एक क्या है नियतांक है कांस्टेंट। इसको इक्वेशन 5 मान लो, और क्या कर देते हैं इक्वेशन 4 और 5
का कंपेयर कर देते हैं। समीकरण 4 व 5 की तुलना करते हैं। तुलना करो, तुलना करोगे तो क्या आएगा, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r। ठीक है, i को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू आर आई। r तो कांस्टेंट है, अभी मैं बोला हूँ ना कि एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कांस्टेंट होता है क्या, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को बदल सकते हो, नहीं, कांस्टेंट है। l, चालक के लंबाई को हम लोग क्या माने हैं, कांस्टेंट माने हैं। n, उसके प्रति एकांक आयतन पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। ई, हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो बदलता है क्या, नहीं, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ होता है, तो ये भी नियतांक है। ए भी कांस्टेंट है और टाउ को भी हम लोग क्या माने, नियत माने, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसलिए आर भी अपने को क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो अगर इस आर को मैं हटाऊंगा तो क्या होगा, भी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा आई के, भी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा आई के। और यही क्या है, ओम का नियम है, यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। दिस इज ओम्स लॉ। क्लियर हुआ, सही है ना। ओम का नियम में क्या बताया था, ओम के नियम में क्या बताया था कि जब किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उस चालक में बहने वाले धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। भी अनुक्रमानुपाती आई, वही तो आया, देखो भी प्रोपोर्शनल टू क्या आया, आई आया, तो यही क्या है, हमारा ओम का नियम है। चलो आगे बढ़ो, ये ओम का नियम खत्म हुआ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप लोग, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है। मैं ओम के नियम में ही तुम लोग को बता चुका हूं इसको, है ना, फिर भी थोड़ा मोड़ा जान लो कि प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है वही क्या है, प्रतिरोध है, रजिस्टर है ना। और इसको उस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, देखो कहाँ गया ये, यहाँ से आर का वैल्यू निकालेंगे तो आई इधर आएगा, भी अपॉन आई, मतलब किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी और उसमें बहने वाली विद्युत धारा का जो अनुपात होता है उसका जो रेशियो होगा वही क्या होगा, आर के बराबर होगा। इसको कल का हम लोग पढ़ चुके हैं ना। चलो लिखोगे इसमें, इसका डिफिनेशन लिखो आप लोग, लिखोगे कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय एनी कंडक्टर, द ऑब्स्ट्रक्शन, the obstruction offered by any conductor in the path of electric current, in the path of electric current। कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। path of electric current is called the resistance of that conductor, resistance of that conductor। ठीक है, तथा ऐसे चालक को प्रतिरोधक कहते हैं, तथा ऐसे चालक को प्रतिरोधक कहते हैं। एंड सच अ
conductor is called a resistor and such a conductor is called a resistor। देखो क्या बोला गया है इसमें, इसमें बताया गया है कि मान लीजिए कोई चालक है, कोई अपने पास कंडक्टर है और वो कंडक्टर कोई विद्युत धारा है ना, कोई अपने पास क्या है इलेक्ट्रिक करंट है, तो उसके रास्ते में क्या कर देता है, अवरोध डाल देता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, रुकावट डालता है ना, तो वही उसका क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, और जो चालक रुकावट डाल रहा है वो चालक क्या कहलाएगा, वो कहलाता है रजिस्टर, प्रतिरोधक कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रतिरोधक कहलाता है। समझ में आ रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। बताया गया है इसमें कि जब कोई चालक किसी धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, ठीक है, जब कोई चालक है ना, चालक की बात हो रही है ना, मैं कल तुम लोग को इसके बारे में भी बताया था, है ना, तो जब कोई कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में कोई क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन डाल देता है, तो वही उसका क्या कहलाएगा, बताओ क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। और जो ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहा है ना, जो रुकावट डाल रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, रजिस्टर कहलाएगा, है ना, प्रतिरोधक कहलाएगा। क्लियर है, मैं कल बताया था कि अगर चालक रुकावट डालता है तो उसको बोलते हैं प्रतिरोध, अगर अगर कोई संधारित्र है वो बाधा डालता है तो उसको बोलते हैं संधारित्री प्रतिघात, आगे पढ़ोगे इसको चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है ना। और अगर कोई प्रेरक कुंडली बाधा डालता है तो उसको बोलते हैं प्रेरकी प्रतिघात। और अभी मैं 3 जो बोला हूँ उसमें से कोई 2 या तीनों का तीनों अगर बाधा डालें तो उसे उस पाथ का, है ना, क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। आगे उसको बताऊंगा मैं, है ना, अभी फिलहाल बस ऐसी जानकारी के लिए था ये। चलो, प्रतिरोध में डिफिनेशन लिख लिए हो, एक और लिखो या करके, एक और इसका डिफिनेशन लिखोगे। देखो, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू the resistance of a conductor is equal to the ratio of the potential difference, ratio of the potential difference। किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है, और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस applied across its ends and the current flowing in it, and the current flowing in it। ठीक है, ये तो बहुत इजी वाला डिफिनेशन है। कल जो मैं तुम लोग को बताया था, R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन ई, V क्या होता है, पोटेंशियल, और I क्या होता है, करंट। तो पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है ना। R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई। ठीक है, किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर भी और उस चालक में बहने वाली धारा I के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, उस चालक का बोलता हूं भाई, उस धारा का क्या कहलाएगा, वो प्रतिरोध कहलाएगा। समझ में आया, बन जाएगा। नीचे लाइन से लिखना, नीचे लाइन से लिखना, है ना। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी लगाने पर, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी लगाने पर, इफ on applying a potential difference V, if on applying a potential difference V across the ends of a conductor, across the ends of a conductor, यदि किसी चालक के सिरों के बीच
विभवांतर भी लगाने पर उसमें बहने वाली धारा आई हो तो, उसमें बहने वाली धारा आई हो तो उस चालक का प्रतिरोध, आई हो तो उस चालक का प्रतिरोध, द रेजिस्टेंस ऑफ, एक मिनट ना, इफ ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस भी across the ends of a conductor, the current flowing in it, the current flowing in it is I, कैपिटल आई हो गया, then the resistance of that conductor, then the resistance of the conductor, तो क्या हो जाएगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, V अपॉन आई हो जाएगा। क्लियर है, इसको एक इक्वेशन मान सकते हो आप, ठीक है, और इसको आप शब्दों में लिख सकते हो ना, ठीक है, शब्दों में इन वर्ड्स, शब्दों में इसको कैसे लिखोगे, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू भी, मतलब क्या, विभवांतर, पोटेंशियल अपॉन में क्या होगा, आई, आई क्या होता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ठीक है, तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटा विद्युत धारा, पोटेंशियल अपॉन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, क्लियर है ये, ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला लिखोगे इसका मात्रक, इसका यूनिट, इसका मात्रक, ठीक है, तो इसका मात्रक होता है क्या, ओम, ओम लिख सकते हो, इसको ऐसे दर्शाते हैं ओम से, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है बताओ, ओम होता है, ठीक है, इसका विमी सूत्र, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, निकाल के देखें, देखो, विमी सूत्र की अगर मैं बात करूं तो देखो, आर इज इक्वल टू होता है भी अपॉन आई, ठीक है, यहां तक, अब भी का अगर पता है तो रख दो, अगर नहीं पता तो भी को भी आगे बढ़ो, भी का वैल्यू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, और ये आई का आई हो गया, यहां तक क्लियर है ना, पढ़े हो ना चैप्टर नंबर 2 में भी, मतलब विभव, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, कार्य बटा आवेश, है ना, वर्क अपॉन चार्ज, चलो बताओ, आर इज इक्वल टू, डब्ल्यू का क्या होता है, डब्ल्यू का ml/2 ये हो जाएगा ml/2 हो गया, ठीक, q, q का क्या होता है, q का क्या होता है, at, at होता है, at, और I का क्या होता है, a, I का क्या होता है, a होता है, एम्पियर होता है ना, तो R इज इक्वल टू कितना आएगा देखो तो, m हो गया L/2 और ये a स्क्वायर बन के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a-2, और t ऊपर जाएगा तो कितना होगा, t-1, इसको एक बार और सॉल्व कर दो तो r इज इक्वल टू कितना आएगा, ml/2 t-2 t-3, और ये कितना हो जाएगा, a-2, ये इसका क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला होगा, ठीक है, निकालते बन जाएगा ml/2 t-3 a-2, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला देखते हैं प्रतिरोध का कारण। ठीक है, प्रतिरोध का कारण, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। आखिर क्यों प्रतिरोध उत्पन्न होता है? ठीक है, प्रतिरोध का कारण देखेंगे, ठीक है ना, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो ये थ्योरी है, थोड़ा लिख लो इसको, फिर उसके बाद मैं समझा दूंगा, है ना। प्रतिरोध का कारण, ठीक है, क्या है हमारा हेडिंग, क्या है? प्रतिरोध का कारण, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। लिखोगे, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है, when a potential difference is applied, when a potential difference is applied across the ends of a, across the ends of a conductor, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। An electric field is established inside the conductor. An electric field is established inside the conductor. हो गया। फलस्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर, फलस्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। फलस्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर स्टार्ट एक्सिलरेटिंग, start accelerating and begin moving, and begin moving opposite to the direction of the, opposite to the direction of the electric field, electric field। ये इलेक्ट्रॉन मार्ग में आने वाले धनायनों से टकराते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मार्ग में आने वाले इलेक्ट्रॉनों से टकराते रहते हैं। These electrons keep colliding, these electrons keep colliding with the positive ions, with the positive ions coming in their path, coming in their path। ये इलेक्ट्रॉन मार्ग में आने वाले धनायनों से टकराते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक टक्कर के दरमियान, इस प्रकार प्रत्येक टक्कर के दरमियान इलेक्ट्रॉनों की गति अवरुद्ध होती रहती है। इस प्रकार प्रत्येक टक्कर के दरमियान इलेक्ट्रॉनों की गति अवरुद्ध होती रहती है। इन दिस वे द मोशन ऑफ कोलिजन, एक मिनट, इन दिस वे द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, in this way the motion of electrons is obstructed between every collision, in this way the motion of electrons is obstructed between every collision, obstructed between every collision। ठीक है, क्या लिखो कि प्रत्येक टक्कर के दरमियान इलेक्ट्रॉनों की गति क्या हो जाती है, अवरुद्ध होती रहती है। धनायनों द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, धनायनों द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में डाले गए अवरोध ही, धनायनों द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में डाले गए अवरोध ही द ऑब्स्ट्रक्शन प्लेस्ड इन द पाथ,
द ऑब्स्ट्रक्शन प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स धनायनों द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में डाले गए अवरोध ही प्रतिरोध के कारण है। डाले गए अवरोध ही प्रतिरोध के कारण है। द ऑब्स्ट्रक्शन placed in the path of free electrons by positive ions is the cause of resistance ठीक है। क्या बोला गया इसमें? अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो क्या हो रहा है इसमें। जैसे कि मान लीजिए अपने पास क्या है, कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास कोई एक क्या है, कंडक्टर है, कोई चालक है, ठीक। और इस चालक में बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बोला गया है कि जब किसी चालक के सिरों पर क्या किया जाता है, विभवांतर लगाया जाता है। जब हम लोग इस कंडक्टर के इस एंड पर हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल लगाएंगे। जैसे ही पोटेंशियल लगाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर में क्या हो जाएगा, वेक्टर ई जनरेट हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र इसमें क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वेक्टर ई उसमें क्या होगा, जनरेट होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो त्वरित हो जाते हैं, ठीक है। त्वरित होना मतलब एक्सिलरेट, है ना। मतलब पहले वो क्या था, धीरे धीरे गति कर रहा था, अब वो क्या करने लगा, त्वरित गति करने लगा, मतलब स्पीड में गति करने लगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग इस चालक के सिरों पर क्या लगाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इसके चालक के सिरों पर हम लोग क्या लगाएं, पोटेंशियल लगाएं। जैसे ही पोटेंशियल लगाए तो इसके अंदर में क्या हो गया, वेक्टर ई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो उसके उसके अंदर पाया जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएगा, एक्सिलरेटेड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएंगे, त्वरित हो जाएंगे, और त्वरित होकर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। जैसे वो त्वरित होते हैं तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहता है उसके अपोजिट साइड में वो क्या करने लगते हैं, चलने लगते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले धन आयनों से क्या करते हैं, टकराते हैं। अब मान लिया है ये इसकी जो दिशा है वो इधर है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे करेंगे अब ये इसके मार्ग में यहाँ पर क्या आ गया, धन आवेश आ गया, कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इससे टकराएगा। जैसे उससे टकराएगा तो क्या होगा, उसकी गति रुकेगी कि नहीं रुकेगी। भाई जैसे कि मान ली जाए आप, सड़क है, सड़क में एकदम स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, सड़क खुला हुआ है मस्त, आप फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, है ना, और रास्ते में क्या आ गया, गड्ढा आ गया, तो आपको ब्रेक मारना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब ब्रेक मारोगे तो आपका स्पीड क्या होगा, कम होगा। सेम वैसी है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, स्पीड के साथ त्वरित होकर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। जैसे ही वो क्या करेंगे, आगे जाकर किसी पॉजिटिव आयन से क्या करते हैं, टक्कर मारते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, अपना उसका उसका जो मोशन है, उनका जो गति है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, उनका गति क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो धनायनों द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर डाले गए इसी अवरोध को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध का मेन कारण क्या है, हम्म, देखो भाई, इसके इस इलेक्ट्रॉन के पाथ में कौन ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, बताओ कौन कर रहा है, पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन ही क्या होगा, प्रतिरोध का कारण होगा ना, ठीक है। रेजिस्टेंस का जो कारण है वो कौन होगा, ये होगा पॉजिटिव आयन, जो धन आवेश है, क्योंकि धन आवेश से जब वो टक्कर नहीं मारता तो वो फुल उसी स्पीड के साथ क्या होता, आगे बढ़ता, लेकिन बीच में क्या आ गया, धनायन आ गया, तो उसी धनायन से वो धनायन को क्या मारा, वो टक्कर मारा, और टक्कर मारने की वजह से क्या हुआ, उनका गति रुक गया, और गति रुका मतलब क्या हो गया, वही उसका प्रतिरोध है। समझ में आया। तो ये हुआ प्रतिरोध का कारण। ऐसे चित्र को भी बना ले रहना, छोड़ दे रहा हो अभी, है ना, जगह छोड़ दे रहा हो, बाद में बना लेना, है ना, ठीक है। यहाँ तक हो गया।
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग लिखोगे, प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है बताओ? मैं कल ही तुम लोग को बताया था इसके बारे में। R इज इक्वल टू भी अपॉन आई होता है। तो कल पूछा भी था, मैं तुम लोग को पूछा था ना कि R है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तुम लोग बड़े मजे से बोले थे कि किस पर? भी पर और आई पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं बोला था कि भी और आई पर डिपेंड नहीं करता है। उसी का एक और फार्मूला तुम लोग लिखे थे, एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर एट आउ। ठीक है, तो उसी को मैं लिख रहा हूँ। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R इज इक्वल टू होता है एम एल अपॉन में क्या होता है? एन ई स्क्वायर ए टाउ होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू क्या होता है? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ होता है। तो साफ साफ पता चल रहा है, देखो थोड़ा गौर करो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो नहीं बदलने वाला, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। और बाकी सब बदल, अच्छा ई भी नहीं बदलेगा, है ना। तो ई जैसा का तैसा रहेगा, है ना। तो एल पर डिपेंड करेगा, आर का वैल्यू एल पर डिपेंड करेगा, एन पर डिपेंड करेगा, ए पर डिपेंड करेगा और टाउ पर। चार चीजों पर ये क्या करता है? निर्भर करता है। कितने चीजों पर? चार चीजों पर। एल मतलब लंबाई, है ना। किसकी लंबाई? चालक, है ना। चालक तार की लंबाई, है ना। लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, है ना। और सेकंड चीज एन। एन क्या था? प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन घनत्व बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ए क्या है उसका? क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। और टाउ क्या है? विश्रांति काल या समय बोल सकते हो उसको। सीधी सी बात, किस पर डिपेंड करेगा? समय पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलो लिखोगे नीचे लाइन से, लिखोगे प्रतिरोध क्या लिखियो? प्रतिरोध, है ना। निम्न निम्न चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग। ठीक, डेज करके फर्स्ट लिखोगे। पहला, चालक की लंबाई पर। पहला लिखोगे चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर। ठीक है, ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो लिखो उसमें डेज करके। देखो आपको पता है ये आर है वो एल के क्या है? प्रपोर्शनल है। यहाँ पर लिख लो आर अनुक्रमानुपाती एल। ठीक है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल। ठीक है, उसी में लिखना अर्थात, अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, है ना।
द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। इट्स लेंथ हो गया। इस प्रकार लंबे तार का प्रतिरोध अधिक एवं छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। इस प्रकार लंबे तार का प्रतिरोध अधिक एवं छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। Thus, the resistance of a long wire thus the resistance of a long wire is more and that of a short wire is less and that of a short wire is less। सीधी सी बात है भाई, देखो आर एल पर डिपेंड है, साफ साफ पता चल रहा है। और कैसा है, आर अनुक्रमानुपाती एल है। अनुक्रमानुपाती मतलब क्या समझते हो, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक राशि बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ता है। तो अगर एल बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, एल कम होगा तो आर कम होगा। तो अगर तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई अधिक है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, और चालक तार की लंबाई कम है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। सेकेंड लिखो, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। ठीक है, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। देखो भाई, ए क्या है, आर के व्युत्क्रमानुपाती है ना, क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये हो जाएगा आर व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/a के, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, है ना। नीचे में लिखना, अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध, अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। The resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section। ठीक है। इस प्रकार मोटे तार का प्रतिरोध कम, इस प्रकार मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। Thus, the resistance of a thick wire, thus the resistance of a thick wire is less and that of a thin wire is more। ठीक है, थिन वायर का क्या होगा, मोर होगा, मतलब ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस, और जो थिक वायर होगा मतलब जो मोटा वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। बोला है ना, क्योंकि ए का वैल्यू कम, ए किस पर डिपेंड करता है, आर पर, है ना। तो ए का मान कम तो आर का मान ज्यादा, ए का मान ज्यादा तो आर का मान कम। तो ए का मान ज्यादा, एरिया ज्यादा मतलब मोटाई ज्यादा, मोटाई ज्यादा तो रजिस्टर, मोटाई ज्यादा मतलब क्या समझ रहे हो, मोटाई ज्यादा तो रजिस्टर कम, उसका सॉरी रेजिस्टेंस कम होगा, उसकी प्रतिरोध क्या होगी, कम होगी। और मोटाई अगर क्या है, मोटाई अगर कम है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है ये, ठीक है। ये सब आ सकता है जो अभी लास्ट लास्ट में लिखवाया हूं। मोटे तार का प्रतिरोध खाली स्थान होता है, मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा तो कम क्या हो जाएगा, कम होता है। पतले तार का प्रतिरोध खाली स्थान होता है,
ये कम तो वो ज़्यादा, पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। छोटे तार का प्रतिरोध खाली स्थान होता है, छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, लंबे तार का प्रतिरोध खाली स्थान होता है, अधिक होता है। ये सब ध्यान रखना है ना। दो हो गया, तीसरा लिखो, चलो तीसरा लिखोगे, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब किस पर, एन की बात हो रही है। तो कैसा है देखो, वो आर व्युत्क्रमानुपाती है किसके, 1/n के, देखो एन नीचे में है, आर व्युत्क्रमानुपाती है किसके, 1/n के, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n, नीचे में लिख लेना, नीचे में लिखना है ना।